हेलो दोस्तों, मैं राकेश टेमरे आपके सामने आज लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र प्रश्न बैंक हल सहित। ठीक है बेटा, हम एमपी बोर्ड की साइट पर डले हुए प्रश्न बैंक के हल पर विस्तृत जानकारी लेंगे। देखते हैं कि इन क्वेश्चनों का हल किस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा कि इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हल क्या होंगे, और उसके पश्चात मैं आपको संख्यात्मक प्रश्नों का हल बताऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला दिया हुआ है एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसी के सामने स्पेस है, यहीं देख लेते हैं इसको क्या है लिखा हुआ है। तो एप्सिलॉन जीरो का जो एसआई मात्रक, चलो हम यहीं लिखते हैं ना। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक से पहले मैं आपको इसको निकालना बताता हूँ कि एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। जो क्वेश्चन को जितने ज़्यादा गहराई के साथ हम पढ़ सकते हैं उनको उतने गहराई के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जिनका आंसर सीधे सीधे देख सकते हैं उनका आंसर हम सीधे सीधे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन जीरो का हमें एसआई मात्रक निकालना है। तो एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक हम याद नहीं करेंगे, हमको समझना है कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप याद करोगे तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम देते तक याद रहेगा, लेकिन उसके बाद याद नहीं रहेगा। हमारी यहाँ पर तैयारी नेट और जेई की भी होगी, क्योंकि जो आपके प्रश्न बैंक में क्वेश्चंस दिए गए हैं वे क्वेश्चंस नेट और जेई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों का समावेश लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक। तो आपने पढ़ा होगा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या था बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर था। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन जीरो की। तो एप्सिलॉन जीरो का ट्रांसफर इधर कर दीजिए और एफ का ट्रांसफर इधर कर दीजिए। तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, सॉरी एप्सिलॉन जीरो हट गया यहाँ से, तो इंटू Q1 Q2 अपान ये f इधर आएगा तो f इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 1/4 पाई है ये कैसी राशि है बेटा, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, तो अब किसकी बात करेंगे हम, Q1 Q2 की। आपको पता है कि Q1 क्या है, यहाँ पर आवेश है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो देखो एक आवेश और ये दूसरा आवेश, तो दो आवेश है, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा हमारा, कूलाम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। देखो हिंदी में लिख देते हैं हम इसको, फिर बाद में संकेत रूप में लिख देंगे। ये हो गया कूलाम। ठीक है, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर अपान ये बल है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये हो गया अपना न्यूटन। ठीक है, इंटू ये क्या है, दूरी है ना। क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला है ना, तो क्या होता है, ये स्मॉल आर रहता है, ये Q1 रहता है, ये Q2 रहता है। ठीक है, तो ये r रहता है, ये डिस्टेंस है, और दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, बोलो, मीटर। तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये हो जाएगा मीटर कितने की घात है, 2 की घात लगा दो। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या और संकेत रूप में क्या लिख सकते हैं, कूलाम को हम C लिखते हैं, C का स्क्वायर अपान न्यूटन कैपिटल N, और ये मीटर है तो स्मॉल m मीटर का स्क्वायर। या इसको हम कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमें पूछा था एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक, तो एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें एसआई मात्रक ही नहीं पूछता, किसका, एप्सिलॉन जीरो का। एप्सिलॉन जीरो के बारे में थोड़ी और जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो, तो आपको पता होगा कि एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। हम क्या कहते हैं एप्सिलॉन जीरो को, एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए
एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है 8.8544 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ये भी बात याद रखनी है कि किसका एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है ना। हमको क्या याद रखनी है, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं। अब एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता हो गया। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक भी आपको समझ में आ गया, संकेत रूप में आएगा तो ऐसा लिखना है। ठीक, अब हम और एक बात हमको याद आ रही है कि एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र है ना, तो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखते हैं, यहीं पर ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए कूलम है, कूलम। अब देखो अगर कूलम के विमीय सूत्र की बात करें, है ना, कूलम के विमीय सूत्र को की बात करें तो क्या होता है बोलो, ए है ना, आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, आवेश है ना, तो ए टी होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा अपान बल। बल का विमीय सूत्र कितना होता है बोलो जल्दी से, क्या होगा mL/T⁻²। आपको पता है बड़े कोष्टक में लिखते हैं विमीय सूत्र को। मीटर, मीटर का विमीय सूत्र L और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात एक ही है। इसको ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स। ठीक है, L दिख रहा है आपको, ये दिखा, ये दिखा, L पर 1 की पावर हो गई, L पर ये 2 की घात हो गई, कितना हो जाएगा, L पर 3 की घात, तो ऊपर जाएगा तो L⁻⁻3। ठीक है, अब देखिए T ऊपर चले जाएगा, T पर ऋण की घात है, ऊपर जाएगा, है ना, ये पहले से 2 की घात यहाँ पर थी तो T पर 4 की घात हो गई, और A ऊपर पहले से है तो A और इस पर कितनी घात है, 2 की घात है। तो बेटा आपका एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र हो गया। किसका विमीय सूत्र हो गया, ये एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र हो गया। तो कितनी बातें हमको समझ में आ गई कि इसका SI मात्रक भी हो गया, इसका मान भी हो गया, और क्या हो गया हमारा यहाँ पर विमीय सूत्र भी हो गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक, है ना। अब देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक के लिए सीधी सी बात है कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमको पता होनी चाहिए और विद्युत क्षेत्र का सूत्र देखना है ना। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E = F/Q, F/Q। ठीक है, तो अब आपको पता है F यहाँ क्या है, बल है, Q क्या है, आवेश है। तो देखो बल का SI मात्रक क्या होता है बोलो जल्दी से, न्यूटन। ये हो गया न्यूटन अपान आवेश का कूलम, ये हो गया कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात और एक बात देखते हैं, कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी बात याद रखनी है कि जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र है वह, उसको हम अगर विस्तृत रूप में देखा जाए तो इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संक्षिप्त रूप क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, अगर यहां से हटा दिया जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं बोलो जल्दी से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दो चीज हो गई। अब और एक चीज देख लेते हैं हम यहां पर कि इस E यानी विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, अभी देखे थे कि ये न्यूटन प्रति कूलम है, तो न्यूटन का यानी बल का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, mL/T⁻⁻2 अपान में आवेश AT। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र AT हो जाएगा। अब इसको अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं थोड़ी सी जगह में, क्या होगा देखो, m की m रह जाएगा, ये m हो गया, L भी रहेगा, T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻3 और ये ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1। ठीक है, A⁻⁻1 ये हो गया। तो ये हमारा विमीय सूत्र हो गया किसका, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3, वायु का परावैद्युतांक होता है। तो वायु का परावैद्युतांक होता है बेटा 1। ये बात याद रखेंगे कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है,
1 होता है। ठीक है, उसके बाद 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, या ये कह सकता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, या 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो आपने आवेश के क्वांटमीकरण में एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पर है ना वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप सो ऑन, है ना, यानी कि यहां पर n क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हमें किसकी वैल्यू देखनी है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n जहां के वहां रख देते हैं, e का ट्रांसफर करो तो q अपान e। अब क्या कहा, q क्या यहाँ पर आवेश है और e क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 कूलाम आवेश बोला था, तो आवेश कितना है, 1 कूलाम है, तो 1 बटे e का अपने को मान पता होना चाहिए, e का मान क्या होता है, e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, क्या होता है 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इस बात को आप याद रख लीजिए, ये बात आपको याद हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो e की वैल्यू रखो यहाँ पर, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जो ऊपर लेके जाएंगे इसको कितना हो जाएगा, देखो जो ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा, है ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 20 ऊपर चलेगा, तो ये देखो है ना 16 का डिवाइड करेंगे तो इसका सीधा मान आता है 6.25 इंटू 10⁻18, ये हमारा क्या होता है आंसर। ठीक है, आपको ये आंसर याद रखना है, आप इसको जब हल करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमको कभी कभी ये इस प्रकार से भी आ जाता है और कभी कभी हमें यह संख्यात्मक प्रश्न के रूप में भी आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E। तो क्या कहा कि बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E क्या होगा, किसके कारण, बिंदु आवेश Q के कारण, बेटा होता है E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घूम जाए, क्या बोल देगा अगर कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किस पर के कारण, स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E क्या हो जाएगा, तो E इज प्रोपोर्शनल 1/r³। आपको ये बात याद रखना है, अगर बिंदु आवेश के कारण कहेगा तो E इज प्रोपोर्शनल 1/r², और वैद्युत द्विध्रुव के कारण कहेगा तो E इज प्रोपोर्शनल 1/r³। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा। देखिए अगर कोई हमारे पास एक वस्तु है, अब उस वस्तु की अगर बात करें तो क्या होगा, किसी भी वस्तु में क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब क्या कहा उसने कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, यानी एक ये जो माइनस चार्ज है, ऋणात्मक है, वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो भैया धनात्मक की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बोलता है, यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा बेटा, धनात्मक। तो कौन सा आवेश हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या बोलता है, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, यहीं पर कि अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, यहाँ पर धन आवेश होगा, धन आवेश, धन आवेश होगा। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, मूल आवेश का मान, मूल आवेश का मान अभी बताया था मैंने आपको, E इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा,
E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो मूल आवेश होता है उसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक बात आपको बताया था कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विद्युत क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, विद्युत क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। अभी हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ये जो मात्रक था वो एसआई पद्धति में था। किसमें था, एसआई पद्धति में था। अब हम आपको बताएंगे कि सीजीएस पद्धति में क्या है। तो एसआई पद्धति में अभी हमने निकाला था न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तब देखते हैं विद्युत क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा बेटा न्यूटन, न्यूटन का है ना। सीजीएस पद्धति में अगर हम इसको क्या कर दें, बदल दें, तो न्यूटन किसका था, बल का एसआई मात्रक था। तो बल का ही सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। ठीक है, अपन कूलाम का यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है, तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम। ठीक है, तो डाइन प्रति स्थैत कूलाम किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है। देखो किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश की बात करें, कुल आवेश की बात करें, तो होता है बेटा शून्य। वो कितना होता है, शून्य होता है। वो कितना होता है, शून्य होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है। अब देखो विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है। अभी बताया था मैंने कि विलगित निकाय पर धनावेश और ऋणावेशों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो इस पर जो आवेश होगा वो कैसा होता है, हमेशा नियत होता है। कैसा होता है, नियत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, यानी दो सजातीय आवेश एक दूसरे को, यहाँ खालिस्तान रहना चाहिए, खालिस्तान करते हैं। तो क्या करते हैं, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब देखो एक हो गया हमारे पास ऋण चार्ज और एक हो गया धन चार्ज। ठीक है, ये एक दूसरे के अगर पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, नहीं आप मेरे पास नहीं आना। ठीक है, तो प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर क्या कहा उसने कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो सजातीय आवेश यानी दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। दोनों निगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों सजातीय है कि नहीं। लेकिन अगर एक निगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आ जाओ मेरे पास। ठीक है, तो ये आकर्षित करते हैं। ये बातों को याद रखेंगे आप। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13। आवेशित खोखले गोले के अंदर आवेश होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर जो आवेश होता है वह होता है शून्य। किसी भी खोखले गोले के अंदर अगर वह कोई पदार्थ है और वो खोखला है और उस पर आवेश है तो उसके अंदर हमेशा आवेश कैसा रहता है, जीरो रहता है, शून्य रहता है। हाँ, लेकिन अगर वो गोला क्या ना हो, खोखला ना हो, ठीक है, तो उस पर आवेश क्या होगा, जितना उस पदार्थ पर आवेश होगा उतना ही आवेश की मात्रा हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। सत्य है क्या, असत्य देखते हैं। ये दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, सही बात है क्या, नहीं ये गलत बात है। तो ये दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आपको पता है अगर काट दे तो क्या होगा, बोलो। अगर क्या हो जाएगा कि अगर दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो क्या होगा कि इनके बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक होता है। अब धातु का परावैद्युतांक की बात करते हैं। अभी देखो हमने किसकी बात किए थे, वायु के परावैद्युतांक की। तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। जबकि धातु के परावैद्युतांक की बात करेंगे तो धातु का परावैद्युतांक होता है बेटा अनंत होता है, अनंत। ठीक है, उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16।
किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, ये भी सत्य असत्य में आ जाएगा कि किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखा गुजरती है क्या? नहीं गुजरती है, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। किसी भी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। अगर चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं गुजरती बताइए? क्योंकि किसी भी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं इसलिए नहीं गुजरेगी कि जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र। खुला वक्र बनाएगी तो केवल वह धन से ऋण की ओर चलेगी, है ना, लेकिन वह ऋण से धन की ओर नहीं चलती, तो मतलब खुला वक्र बनाती है। ठीक है, इसलिए क्या होगी? किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। सही बात है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है ना, तो कैसा हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती है। ये भी सत्य है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है अगर वह एक समान विद्युत क्षेत्र में खींचा जाए तो कैसी होती है? समांतर भी होती है और समदूरस्थ भी होती है। तो देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है। तो देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, एक दूसरे को कभी कभी काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है। तो क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए क्या कहा, तो हमारे पास एक सूत्र था Q = NE, है ना। अब देखिए मैंने आपको यहाँ n बताया था, n क्या होता है? n = 1 2 3 अप सो ऑन। मतलब जो n की वैल्यू होती है वह क्या होती है? एक पूर्णांक होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है? एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर प्राकृत संख्या आ जाए तो क्या हो जाएंगे कि किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर ये भिन्नात्मक आ जाए या डेसिमल वाले नंबर आ जाए, है ना, दशमलव वाले नंबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे कि किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है इसका। तो n निकालना है हमें। क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि n, है ना, n = Q/E, इसकी बात करेंगे, है ना। तो देखिए कि अगर इस आवेश निकाल देते हैं, आवेश क्या होगा। तो देखो Q = n की वैल्यू हमें दी गई है कि 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे भी तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। तो क्या हो जाएगी कि नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा। नहीं, किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, उसके पश्चात क्या बोलता है? किसी पदार्थ में 0.8 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश हो सकता है। देखते हैं क्या किसी पदार्थ में 0.8 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश हो सकता है। तो देखते हैं इसी सूत्र द्वारा, तो उसको क्लोज कर देते हैं। तो हमें n की बात कर लेते हैं। n = Q/E। Q की वैल्यू दी गई है हमारे पास। Q कितना है? 0.8 × 10⁻19 अपान कितना हो जाएगा? E की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻19। इससे कैंसल आउट हो गया। अगर इन दोनों की बात करें, डेसिमल पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 1/10⁻19
1/2 मतलब 0.5, और 0.5 एक क्या है, डेसिमल नंबर है, न कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। तो ये भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। इसी का भी आंसर क्या है, नहीं। नहीं किसी पदार्थ में 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। उसके पश्चात 21 देखते हैं। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, उस पर लगने वाला बल होगा, अभी बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र निकाले थे E = F/Q। अब हमें बल निकालना है तो Q का ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, F = QE। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, F = QE। मतलब E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल F = QE होगा, ठीक है। उसके पश्चात 22वां क्वेश्चन, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तब वह, है ना, क्या बोलता है कि जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तब क्या होगा जी, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या थे इसके ऑप्शन, कुछ रहे होंगे ना, देख लेते हैं क्या थे ऑप्शन इसके। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है, रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, रेशम को प्रोटॉन देती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दूसरा वाला आंसर आ जाएगा, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है। मतलब जो कांच की छड़ है वह क्या काम करती है, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो क्लोज होता है, ठीक है, धन्यवाद।